हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मुकेश कश्यप पर। आप लोगों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। मेरे चैनल पर मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आता है तभी आप लोग मेरे चैनल पर रुकिए, नहीं तो किसी भी चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। आप अपने करियर के साथ ना खेलें। और अगर समझ में आता है, डीपली नॉलेज लेनी है, तो मेरे साथ बने रहिए और मुझे अपना ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपसे बस एक ही चीज चाहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करना। लाइक करो मत करो नहीं कहूंगा, कुछ नहीं आता है समझ में तो कमेंट कर दो, ठीक है? बस इतना ही आपसे कहना है। बस अपना टाइम वेस्ट मत करो, कुछ समझ में आए तभी आप मेरी वीडियो देखो। अगर नहीं आता है समझ में तो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, मुझसे अच्छे अच्छे टीचर्स बहुत मिल जाएंगे आपको, ठीक है? तो बस आप लोगों से यही एक प्रार्थना है कि पढ़ो, मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, कुछ बनने के लिए पढ़ो, ठीक है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको एक बार फिर आते हैं क्लास 11th की फिजिक्स का। आज लेकर आए हम अध्याय 3 जिसका नाम है सरल रेखा में गति, और इसका पार्ट 1 आज मैं अपलोड कर रहा हूं। रेगुलर आपको नए नए वीडियोस इसके पार्ट 2 पार्ट 3 रोजाना देता रहूंगा, ठीक है? और आज से मैंने एक चीज और सोची है कि आपको इंग्लिश और साथ में दूंगा। इंग्लिश के अंदर कुछ इस तरीके से कराऊंगा कि आपको एक ही टॉपिक पूरी तरीके से समझाने के लिए। सभी चैनल्स टॉपिक क्या पकड़ते हैं, टेंस वगैरह पकड़ते हैं, सब चीजें पकड़ते हैं, लेकिन मैं कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बहुत ही आसान तरीके से केवल और केवल छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि जैसे डिड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका मन हो इंग्लिश पढ़ने का तो आप वो वीडियो भी हम मेरी देख सकते हैं, और चाहो तो शेयर कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो देख लेते हैं पहला। इसके अंदर जो चैप्टर, ये थर्ड चैप्टर है, इसमें नाम है सरल रेखा में गति। तो बच्चे पहले तो ये समझ लेते हैं सरल रेखा और गति होती क्या है। देखें बच्चे, अपनी प्रकृति के अंदर हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं सभी की सभी गतिमान है। किसी ना किसी चीज में गति हो रही है। गति क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो मूवमेंट होता है। अगर एक जगह से कोई वस्तु दूसरी जगह पर पहुंच रही है तो वो जो पहुंचने की क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं गति, ठीक है? तो ये चीज क्या है? जब हमारा कहीं से दूसरी तरफ जाना हिलना संभव है उसी को हम गति बोलेंगे, चाहे हल्का सा मूवमेंट क्यों ना हो। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी दैनिक लाइफ में मिल जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम चलते हैं तो उसे भी गति बोलते हैं। घड़ी चल रही है तो घड़ी के अंदर भी गति चल रही है जिसकी वजह से सुइयां हिल रही हैं। पृथ्वी है घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, तो वो भी एक गति ही है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम रात को सो रहे हैं तो सोते समय भी हमारी जब आंखें बंद होती हैं तो उस समय भी हमारे शरीर गति कर रहा होता है। वो कई तरीके की गति करता है, जैसे कि हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े चल रहे होते हैं, फेफड़ों में मूवमेंट हो रहा होता है तो उसके अंदर गति होती है। हमारी जो नसें हैं, नसों के अंदर खून बह रहा है तो धमनियों के अंदर जो खून बह रहा है, उन खून के अंदर जो खून का मूवमेंट चल रहा है लगातार, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा है, तो वो भी हमारी एक गति ही है। साइकिल चलाते हैं तो साइकिल जो हम चला रहे हैं तो वो साइकिल के अंदर भी एक गति है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, एयरप्लेन चला रहे हैं, तो ये सारी की सारी क्या है? गतियां हैं, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं इस सरल रेखा में गति। सरल रेखा क्या होती है? देखें बच्चे, सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा में गति अगर हो रही है उसे बोलते हैं सरल रेखा, रेखीय गति। सपोज हमने यहाँ पर मेरा घर है ए का और यहाँ बी का घर है, और इस ए ने बी तक गया और यहाँ पर पहुंच गया, तो इसको क्या बोलेंगे? हम सरल रेखीय गति बोलेंगे, ठीक है? इसके अलावा अगर वो इंसान ए से लेकर बी तक सीधी रेखा में ना जाकर थोड़ा घूम फिर कर जाएगा, तब भी वो कहीं ना कहीं एक सरल रेखा में ही चला है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति ही बोलते हैं, ठीक है? अब आगे जो गतियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टरों में। अब यहाँ पर जो कि हमें सरल रेखा में गति बतानी है तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उनके अंदर पहले हम
पढ़ेंगे आज स्थिति, पथ लंबाई और विस्थापन के बारे में। ठीक है, तो बच्चे हम पहली चीज देख लेते हैं, स्थिति क्या होती है। स्थिति देखो बच्चे, हमने अगर एक छोटी सी बात कही कि ए कोई व्यक्ति था और वो बी व्यक्ति के पास में खड़ा हुआ है। ठीक है, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति के पास में खड़ा हुआ है। ठीक है, ए और बी के पास में खड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर। अब समझना ध्यान से इस चीज को। तो ए अगर हमारा कोई गति नहीं कर रहा है, वो चुपचाप बेचारा खड़ा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये बी भैया जो थे हमारे, वो यहां पर इसके सामने खड़े हुए थे यहां पर। ठीक है ना, जब ये खड़े हुए हैं और यहां पर खड़े होने के बाद थोड़ी देर बाद ये सपोज किसी कुर्सी पर बैठे हुए थे। किस पर बैठे थे? कुर्सी पर बैठे थे, तो ये तो अपनी जगह से हिले नहीं। लेकिन ये बी भाई साहब जो थे, यहाँ की जगह वो पहुंच गए थोड़ी देर में यहाँ पर। ठीक है, तो जब बी भैया यहां से उठकर यहाँ पर आए, या फिर हो सकता है वो कहीं और भी चले गए, तो हमने ये चीज देखेंगे कि एक चीज कॉमन थी कि ए भाई हमारे कहीं भी उठकर नहीं गए। ठीक है, जब ए कहीं पर उठकर नहीं गया है, तो इससे हमें साबित होता है, इससे हमें पता चलता है कि ये अपनी एक स्थिति में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा बी जो था वो लगातार अपनी जगहों को बदल रहा था। तब हम अगर इसकी गति की कल्पना करेंगे या गति को अगर हम निर्धारित करना चाहेंगे, तो उसको एक कहीं ना कहीं एक जगह से उसे अटैचमेंट देना पड़ेगा, कहीं पर उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हर समय गति करता है। लेकिन हमें एक स्थिति पर आकर उसे ब्रेक करना पड़ेगा, उस जगह पर रोकना पड़ेगा कि कहां से गति इसने स्टार्ट की। तो अगर हम देखते हैं कि ए के सापेक्ष, ये क्या है, ए के सापेक्ष व्यक्ति खड़ा हुआ था, तो इस ए के सापेक्ष ही वो दूसरी जगह गया और ए के सापेक्ष ही वो तीसरी जगह गया। तो ये ए के सापेक्ष जब घूम रहा है, तो इस ए की स्थिति बदली नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? हम स्थिति बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी वस्तु की गति को दूसरी वस्तु के साथ मिलाकर अगर इंडिकेट कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहली वस्तु दूसरी वस्तु के लिए स्थिति का कार्य करती है। समझ में आ गई बात? जैसे कि सपोज हमारे पास एक घड़ी है। क्या है? एक घड़ी है, और घड़ी के अंदर ये टोटल दे रखा है घड़ी, है ना। तो इस घड़ी के अंदर क्या है कि हम 12 बजते हैं, सपोज 12 बजे, तो 12 पे इस तरीके से एक छोटी सुई होती है और एक सुई होती है बड़ी सुई। ठीक है, 12:01 बजा दिया मैंने। ठीक है, तो जब हमने ये चीज देखी, तो हमें ये सारे के सारे जो आगे बढ़ने वाले मिनट की सुई हैं, वो मिनट की सुई अगर 15 पर पहुंची, तो छोटी वाली की स्थिति में देखकर हम उसका टाइम डिसाइड करते हैं कि 12:15 हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आई, ये कही जाती है स्थिति, यानी कि पहले के वजह से दूसरे को इंडिकेट करा गया है, या दूसरे को पहले की दृष्टि की वजह से देखा गया है। सपोज यहां पर बजते 9 बज रहे हैं, 9:15 हुए हैं। क्या हुए हैं? 9:15 हुए हैं। ठीक है, और अगर हमने यहां पर देखा, इस जगह सुई आ गई, तो हम क्या बोलेंगे? 9:35 बोलेंगे। तो ये 9 जो है हमारा इंडिकेट कर रहा है, यानी कि स्थिति को। समझ पा रहे हैं? अगर समझ गए हैं तो कमेंट में मुझे जरूर लिखना, मुझे अच्छा लगता है, पता चलता है कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया, तो वैसे तो मैं समझता हूं कि उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि स्थिति एक ऐसी जगह होती है जहां से हम दूसरे चाल को निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं अगली हेडिंग। अगला क्या है हमारा? पथ लंबाई। क्या चीज है? पथ लंबाई। तो पथ लंबाई क्या होती है? यानी कि पथ मीन्स होता है रास्ता, और लंबाई मीन्स होती है उसकी लंबाई या फिर दूरी। ठीक है, या तो हम कह सकते हैं इसको पथ लंबाई। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? दूरी। ठीक है, अरे बस समझो बच्चे। तो देखो, पथ की लंबाई या फिर दूरी कैसे पता चलती है? देखो भैया,
दूरी जो होगी वो कभी भी घटती नहीं है। पहली चीज तो आप ये चीज समझ लें कि दूरी एक ऐसी चीज है जिसको हम कभी घटा नहीं सकते, हमेशा प्लस होती चली जाती है, माइनस कभी नहीं होती। दूरी के अंदर हमेशा जुड़ता है, घटता नहीं है। सपोज चाहे वो कहे इंसान की दूरियां हैं या कोई भी दूरी है एक्स वाई जेड, वो सारी दूरियां हमेशा बढ़ती हैं, घटती कभी नहीं है। तो कैसे होगा? सपोज एक राम नाम का लड़का था, ठीक है, वो एक दूसरा लड़का है मोहन नाम का, और तीसरा लड़का है सोहन नाम का, ठीक है ना, सोहन, ठीक। ये तीन लड़के हैं। अब इनके तीन लड़कों ने एक ये यहां से इसके घर की जो लंबाई थी, जो घर से इसकी जो दूरी थी, वो 1 किलोमीटर मान ली, ठीक है। उसके बाद ये मोहन है, इसके घर से इसकी लंबाई हमने मान लिया कि आधा किलोमीटर है, 0.5 किलोमीटर है, ठीक है, किलोग्राम लिख दिया, सॉरी, किलोमीटर है, ठीक। उसके बाद हमने मान लिया कि ये जो राम था, राम से सोहन के घर की जो दूरी है वो भी हमारी 0.5 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमें यहां से अब इस चीज से समझेंगे कि दूरी होती क्या या रास्ते की लंबाई होती क्या। राम चला यहां से मोहन के घर, तो 1 किलोमीटर दूर गया। उसके बाद मोहन के घर से राम मोहन के घर गया, मोहन और राम दोनों के दोनों आए सोहन के घर, ठीक है। तो यहां से ध्यान रखना कि राम गया था मोहन के घर, मोहन और राम दोनों मिलकर आए सोहन के घर। तो सोहन के घर की लंबाई मोहन के घर से थी आधा किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये तीनों मिलकर फिर दोबारा से राम के घर पहुंचे। तो राम के घर जब दोबारा पहुंचे तो आधा किलोमीटर फिर पहुंचे। तो यहां से अगर दूरी को काउंट करा जाए तो राम के लिए जो दूरी है वो हो जाएगी 1 किलोमीटर, तो ये चला, फिर बाद में 0.5 ये चला और 0.5 ये चला, बराबर हो गई 2 किलोमीटर। क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर। किसके लिए? राम के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम राम के बाद मोहन की बात करते हैं तो मोहन पहले से ही अपने घर पर बैठा हुआ था, ठीक। तो मोहन कहाँ चला? 0.5 किलोमीटर, उसके बाद 0.5 किलोमीटर फिर चला, यानी कि 1 किलोमीटर चला मोहन। और अगर देखें सोहन की बात करें तो सोहन अपने घर पर पहले से ही बैठा था, ये कितना चला? केवल 0.5 किलोमीटर ही चला, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चला कि किसी व्यक्ति द्वारा चले गए रास्ते की जो लंबाई होती है या जो हमारी उसने दूरी तय करी है, पथ की लंबाई वही होगी जो उसने तय किया है, ठीक है। जो चल कर के आया या रास्ते की लंबाई जो होगी वो क्या होगी? वही हमारी दूरी कहलाती है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जितना वो किलोमीटर चलेगा, जितना मीटर चलेगा, वही हमारे रास्ते की लंबाई है। और वो चाहे 1 कदम भी चल रहा है तो दूरी हमेशा प्लस होती है, रास्ते की लंबाई हमेशा प्लस होती है। तो मैं समझता हूं कि आप ये चीज समझ पा रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा, आप सभी बच्चे नोट्स की मांग कर रहे हैं मुझसे कि नोट्स लिखवाइए, तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि नोट्स किस तरीके से चाह रहे हैं आप। अगर चाहें कि मैं इसी तरीके से आपके सामने बोलकर लिखवाता रहूं और आप लिखते रहें तो वैसे करा देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता है कि मैं लिखकर आपको समझा पाऊं, लिख कर आपको दे पाऊं, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि बच्चे अगर आप उस चीज पर फोकस करेंगे कि हमें नोट्स लिखे हुए चाहिए तो मुझे और टाइम वेस्ट करना होगा, अपना और टाइम लगाना पड़ेगा और नोट्स वगैरह मुझे प्रिपेयर कर फिर करना होगा, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे नोट्स मेरे दिमाग के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप जैसा कहें वैसा कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से बनाना स्टार्ट कर देंगे हम वीडियो कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें, मैं आपको बोलता रहूंगा, आप लिखते रहिए, ठीक है। हर चीज की डेफिनेशन, सब चीजें टोटल, जैसा कि एक ट्यूशन में बैठकर पढ़ाया जाता है वैसे मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप कहेंगे लाइव क्लास के लिए तो मैं लाइव क्लास रेगुलर, हो सकता है टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है क्योंकि घर के अंदर शेड्यूल अलग अलग होते हैं, तो मैं एक पूरा पर्टिकुलर टाइम नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा बार बार नोटिफिकेशन के अंदर कि मैं कब लाइव आ रहा हूँ, कब लाइव नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। ओके, फिलहाल अभी कुछ दिन में एक दिन
आप हमें तारीख डिसाइड कर लीजिए, टाइम डिसाइड कर लीजिए, एक दिन मैं लाइव आपके सामने आऊंगा जिससे कि आप लोगों से बात कर सकूं, सही से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुन सकूं और मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बता सकूं, उनका सॉल्यूशन आपको दे सकूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे विस्थापन के लिए। किसके लिए बढ़ते हैं? विस्थापन के लिए। पथ की लंबाई हमें पता चल गई और विस्थापन की बात अब हम कर लेते हैं। देखो बच्चे, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है, देखो राम भैया थे यहाँ पे, वो यहां से चले 1 किलोमीटर, ठीक है, और 1 किलोमीटर चलने के बाद, 1 किलोमीटर चलने के बाद वो पहुंचे किसके? मोहन के घर, और मोहन के घर से आए सोहन के घर, सोहन के घर से फिर आ गए राम के घर। ठीक है, तो देखो बच्चे, तीन मैंने व्यक्ति लिए, तीनों में विस्थापन मैं समझा देता हूं। देखो भाई, जहां से हमने दूरी स्टार्ट की है, चलना स्टार्ट किया है, उस बिंदु पर आकर अगर हम रुक जाते हैं तो वहीं पर हमारा विस्थापन 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0। विस्थापन घटता है, विस्थापन जुड़ता नहीं है। दूरी जुड़ती है, दूरी बढ़ती रहेगी, विस्थापन घटता रहेगा। इस चीज को ध्यान रखना। कैसे होगा? राम जब चला मोहन के घर, ये तो थी दूरी, ठीक है, लेकिन जब जिस पल से ये अपने घर की तरफ लौटना स्टार्ट होने लगा तो जो उसके रास्ते की लंबाई थी कम होने लगी, तो वही हमारा विस्थापन होता है। यानी कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक के बीच की जो दूरी रह जाती है वही हमारा विस्थापन कहलाता है। ठीक है, देखिए राम यहाँ से गया मोहन के घर 1 किलोमीटर, फिर आया सोहन के घर आधा किलोमीटर, फिर आया अपने घर, यानी कि वो अपनी गंतव्य स्थान जहां से चला था वहीं पर दोबारा लौट कर आ गया है। तो इसका विस्थापन तो हो जाता है 0। इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि ये अपनी जगह पर ही लौट कर आ गया। अब बात कर लेते हैं मोहन की, कि मोहन का विस्थापन कितना हुआ। तो मोहन कहां से चला था? यहां से चला था, ठीक है, तो यहां से चलने के बाद आया सोहन के घर, लेकिन सोहन के घर से आने के बाद वो कहां पहुंचा? राम के घर, यानी कि 1 किलोमीटर चला। टोटल जो दूरी थी, वो टोटल दूरी इनके सभी घरों की कितनी थी? 2 किलोमीटर थी। कितनी थी? 2 किलोमीटर। अब मोहन को लास्ट में कहां जाना है? अपने घर पहुंचना है। तो लास्ट में उसे जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर पहुंचना है। जब वहां पहुंचना है, उसको पहुंचने के लिए कितनी दूरी रह गई? 1 किलोमीटर। तो वही उसका क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सोहन की बात, कि सोहन था, उसने क्या किया? देखो भाई, एक चीज और देखेंगे, निम्नतम, निम्नतम शब्द भी आएगा इसके अंदर, यानी कि न्यूनतम दूरी जो होगी वही उसका विस्थापन कहलाता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब सोहन था, यहां से चलना स्टार्ट हुआ और कहां पहुंचा? राम के घर। ठीक है, राम के घर पहुंचा, आधा किलोमीटर गया। अब भैया सोचिए कि इसको, सोहन को यहां से यहां पहुंचने के लिए ऐसे घूमकर आएगा या ऐसे ही आ जाएगा? अकलमंद है तो अकलमंदी का काम है उसे समय की बचत करनी है। जब समय की बचत करनी है तो वो कहां से जाएगा? सोहन राम के घर गया है तो सीधी सी बात है, इसके घर के लिए रास्ता यही वाला छोटा पड़ता है। ठीक है, अगर वो जाएगा मोहन के घर 1 किलोमीटर, फिर आधा किलोमीटर घूमकर 1.5 किलोमीटर उसका सफर हो जाएगा, जो कि उसको बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वो क्या अपनाएगा? अपना रास्ता, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पर लौटकर वापस आ जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि सोहन अपने घर से केवल 0.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ठीक है, तो उसको लौटकर अपने स्थान पर आने के लिए कितने की जरूरत है? सोहन को कितने की जरूरत है बच्चे? सोहन को आने के लिए 0.5 किलोमीटर की जरूरत है, यानी कि उसका विस्थापन कितना है? सोहन का 0.5 किलोमीटर विस्थापन है। ठीक है, इस चीज को और थोड़ा सा बारीकी से समझाने के लिए हम ये कह देते हैं कि सपोज राम था, वो लौट कर कहाँ गया? थोड़ा फिर दोबारा से कहाँ पहुंच गया? या फिर कह सकते हैं कि मोहन यहां से चला राम के घर, और राम के घर आने के बाद वो इस रास्ते पर जाकर यहाँ रुक गया, करीब 0.2 किलोमीटर चलने के बाद रुक गया। तो यहां से विस्थापन कितना रह गया? मोहन का चला था यहां से यहां पर और लौटकर यहीं आ रहा है। तो क्या था? 1 किलोमीटर में से हम 0.2 किलोमीटर को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 0.8 किलोमीटर बचेगा। तो ये जो बचा हुआ रास्ता है वही हमारा क्या कहलाया जाएगा? विस्थापन कहलाया जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। दूरी, विस्थापन और स्थिति, तीनों चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगर समझ चुके हैं तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बता दीजिए। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और मेरे विचार अच्छे लगते हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि उनका भी पढ़ाई इजी तरीके से हो सके। ठीक है। और आपके लिए एक कमेंट करके मुझे बताइए, एक एग्जाम्पल दीजिए विस्थापन का और एक एग्जाम्पल दीजिए दूरी का। ठीक है। जो भी आपके मन में आए वो आप मुझे बताइए। ओके। तब तक अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, गुड लक।